हेलो दोस्तों, टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार और आज हमारे साथ बहुत बहुत गेस्ट हैं। सबसे पहले तो मैं राज सर का थैंक यू बोलूंगा कि चांस की बात है कि सर थोड़े लेट आए और बहुत सही समय पे आए, ताकि हम जब शो स्टार्ट कर रहे थे तब तक सर हमारे ऑफिस आ गए। तो मैंने सोचा सर को भी आज लाइव करते हैं साथ में। तो मैं सर के पास तो पहले बाद में आऊंगा 2 मिनट बाद। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मैं ये कह सकता हूँ कि आज तक आपने ऐसा देखा नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। आज हमारे दो एक्सपर्ट मेरे साथ बैठे हुए हैं। प्रवीण जी तो हमारे चेयरमैन है सेशन के, तो वो तो बैठे हैं, वो जीएसटी एक्सपर्ट वो भी हैं। लेकिन आज हमारा जो पूरा टॉपिक वो दंगल है, और दंगल का जो टॉपिक है वो भी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बता दूं कि हमने क्यों किया। वो इसलिए किया कि 2-3 दिन पहले हम एक शो कर रहे थे, उसमें सर और लांबा सर बैठे हुए थे। उस बात के दौरान ये बात की जिक्र आई 44 एडी को लेके, जो हमने पिछले वीक शो किया था। उसमें बहुत तरह की कंफ्यूजन थी और राजेंद्र सर और लांबा सर ने इस बात को लेकर थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि एक अच्छी वाली नोटबुक हो गई। सर का अपना मानना था, लांबा सर का अपना मानना था। हमने इसको अपॉर्चुनिटी समझा और कहा कि इसे लाइव करते हैं और एक ओपन दंगल करते हैं, जिसमें सर राजेंद्र सर अपना पॉइंट रखेंगे जीएसटी एंगल से, लांबा सर अपना पॉइंट रखेंगे इनकम टैक्स के एंगल से। प्रवीण जी ऑलरेडी हैं और सबसे पहले तो मैं राज सर का थैंक यू बोलूंगा कि वो आए और ज्वाइन भी किए विद इन अ मिनट। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। अब 2 लाइन पहले आप कुछ करें। Thank you, Himanshu ji, and thank you, Parveen ji, for organizing a wonderful program and session दंगल। आज तक हमने सुना नहीं था कि जीएसटी और इनकम टैक्स का दंगल हो जाए, और आज हमारे पास दोनों दिग्गज हैं, हमारे सीए राजेंद्र अरोड़ा जी जो जीएसटी एक्सपर्ट हैं और हमारे सीए मनोज लांबा जी जो इनकम टैक्स के एक्सपर्ट हैं। तो आज देखते हैं इस दंगल को कि इसका क्या इम्पैक्ट आता है, और ये हमें हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ देखना है और बहुत ही पॉजिटिव टॉक है। तो my best wishes to all organizer and our faculties for today program. Thank you. प्रवीण जी प्लीज। मैं हिमांशु जी एक सेकंड एक बात बोलना चाहता हूँ। चावला साहब यहाँ पर हैं तो मैं इस अवसर का फायदा उठाना चाहता हूँ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस प्रोग्राम को ग्रेस किया। इनफैक्ट ये द एंटायर प्लेटफॉर्म इज बिकॉज ऑफ यू ओनली, एंड लेट मी टेल एवरी मेंबर दैट I was being introduced to Tax for Wealth by Raj Chawla sir only. और राज चावला साहब बिकॉज पहला जो वेबिनार था सर, मैं आप तो छोड़ दें, मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आप तीनों लोग आप क्यों कह रहे हैं? प्रवीण सर, लांबा सर, सब सर की वजह से हुआ है। तो हमारे सूत्रधार जो हैं वो हमारे चावला साहब हैं, और मैं बहुत परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि चावला साहब ऐसे हमारे प्रोफेशन में आगे बढ़ते रहें और आगे सेंट्रल काउंसिल में भी जाएं और वहाँ भी सर की सेवाएं हमें प्राप्त हो और हम इनके छोटे भाई, इनके भरत भाई बनकर इनका बैग उठाएं सेंट्रल काउंसिल में। थैंक यू सर। थैंक यू सर, एंड थैंक यू करना चाहता हूँ हमारे चीफ गेस्ट सी राज चावला जी का, हिमांशु जी को भी धन्यवाद, हमारे स्पीकर्स हमारे सामने सी राजेंद्र अरोड़ा सर एंड सी मनोज लांबा जी। आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो पार्टिसिपेंट दंगल से रिलेटेड है कि इनकम टैक्स और जीएसटी के बीच की जो कड़ी है, हमारा डिस्कशन सिर्फ उसी के ऊपर है कि सेक्शन 44 एडी के ऊपर जब मनोज लांबा जी का एक प्रोग्राम हुआ था तब हमारा डिस्कशन उनकी तरफ से यही था कि टर्नओवर के अंदर क्या जीएसटी का पार्ट इंक्लूड होगा या नहीं। सो पूरा एक सिनेरियो इज रिलेटेड टू द इनकम टैक्स एंड द जीएसटी पर्सपेक्टिव, total turnover or the gross receive, what is this? Similarly, क्या इसके अंदर सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सेस और एनी अदर लेवी लाइक जीएसटी विल बी इंक्लूडेड और नॉट। सबसे पहले मैं सी मनोज लांबा जी को माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा, और सबसे पहले क्या 44 एडी में क्या लिखा हुआ है और क्या आपकी राय है इन रिलेशन टू द टर्नओवर एंड द जीएसटी पर्सपेक्टिव। ओवर टू यू सर। थैंक यू हिमांशु जी। आज के शो का नाम हमने दंगल रखा है, रेदर देन दंगल कहने के बजाय मैं ये चाहूंगा कि हम इसे कंबाइंड पर्सपेक्टिव से देखें कि जीएसटी लॉ क्या कहता है और इनकम टैक्स लॉ क्या कहता है। क्या जो हम जीएसटी में कर रहे हैं उसे इनकम टैक्स में भी यूज कर सकते हैं, या जो इनकम टैक्स में कर रहे हैं वो जीएसटी में यूज हो सकता है।
जो रिकॉर्ड मैंने इनकम टैक्स के लिए बनाया, जो इनकम मैंने इनकम टैक्स में दिखाई, क्या जीएसटी के लिए भी काम आएगी? तो इस एंगल से हमें स्टडी करना है। तो जितने भी व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहूंगा कि हमारे दंगल में वो भी पार्टिसिपेट करें, उनके व्यू भी साथ साथ आने चाहिए। जो जीएसटी के एक्सपर्ट लोग हैं वो जीएसटी के एंगल से अपनी बात रखें, और जो इनकम टैक्स की जानकारी रखने वाले लोग हैं या इनकम टैक्स की प्रैक्टिस में एंगेज्ड हैं, वो इनकम टैक्स के पॉइंट व्यू से मेरे पॉइंट का फेवर करें, या उसका कंटेरी व्यू है तो अपना डिफरेंट ओपिनियन रखें, लेकिन सभी लोग पार्टिसिपेट करें, तभी डिस्कशन को हम हेल्दी बना पाएंगे और किसी फ्रूटफुल डिसीजन पर आ पाएंगे। बहरहाल शुरुआत करने से पहले सर मैं आप लोगों से ही पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, इंक्लूडिंग पैनलिस्ट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेक्शन 44AD? Why the section 44AD bring into the enactment, into the Act, Income Tax Act 1961? Why this is bring? क्योंकि अर्लियर जब ये सेक्शन आया, सबसे पहले हर राजेंद्र जी 44AD हुआ करता था जो सिर्फ सिविल कंस्ट्रक्शन के बिजनेस पे लगता था, यानी इट इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड इन स्कोप। उसके बाद सेक्शन आ गया सर 44AF, वो सिर्फ रिटेल ट्रेड पे लगता था। 2011 से नया 44AD आया। 44AD का नया अवतार इस धरती पर, इस हिंदुस्तान के इनकम टैक्स एक्ट में आया, जिसमें कहा गया एवरी काइंड ऑफ बिजनेस कैन गो फॉर दिस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑफ सेक्शन 44AD। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेक्शन 44AD? 44AD में क्या करते हैं राजेंद्र जी? प्रवीण जी, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 44AD में हम करते क्या है। चावला जी का भी व्यू जानेंगे, व्हाट वी विल डू इन 44AD। सर, इसमें हमें प्रिजम्पटिव बेसिस पे इनकम कैलकुलेट करनी होती है जब मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करता। बिल्कुल, वर्ड आया, प्रवीण जी ने कहा कि इनकम कैलकुलेट करनी होती है। मैं इसे लीगल वर्ड के साथ कहता हूं, इनकम कंप्यूट करते हैं। इनकम कंप्यूट करते हैं। कौन सी इनकम? अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। जी राजेंद्र जी, हम क्या करते हैं 44AD में? जो प्रवीण जी ने कहा उससे सहमत है? हाँ सर, मैं सहमत हूँ। जी राज जी, एग्रीड है सर? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जो ये सेक्शन आई है 44AD, इसमें जो छोटे व्यापारी हैं उनको सरकार ने ये दी कि भाई आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मत मेंटेन कीजिए, और जितनी आपकी टर्नओवर है उसके ऊपर हमें मिनिमम इतना इनकम मान के टैक्स दे दीजिए, तो हम आपको मतलब एक तरह से ये, मैंने पिछली बार भी कहा था कि एक बहुत अच्छा रिलैक्सेशन है, लेकिन आपने कहा था बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं उस शब्द को नहीं बोलना चाहूंगा। तो इसलिए ये गवर्नमेंट ने स्कीम दी कि जो छोटे व्यापारी हैं और जिनकी टर्नओवर कम है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट जिनके लिए बनाना जरूरी नहीं है, वो इस स्कीम का फायदा उठा लें। और सरकार ने फिर एक एडिशनल बेनिफिट दे दिया कि अगर आपकी कैश है तो 8% पे टैक्स दे दीजिए, अपनी टर्नओवर का मिनिमम 8% मान लीजिए, ज्यादा आपकी मर्जी है, लेकिन 8% से कम ना दीजिए, तब उसका बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपकी ई पेमेंट से पेमेंट है तब 6% दे दीजिए। ठीक है, अब हम चारों पैनलिस्ट, चारों जो यहाँ पर मौजूद हैं, इस बात पर एग्री हो गए, द मेन पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग सेक्शन 44AD इज टू कंप्यूट इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। राजेंद्र जी, अब जो इसका मेन हेडलाइन है, अगर आप सेक्शन 44AD का इनकम टैक्स उठा के पढ़ें, उसमें लिखा क्या हुआ है राजेंद्र जी? दैट लिखा हुआ है स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटिंग profit and gains of business only, not profession. Section 44AD is giving benefit only to the retail small businesses. It is a special provision. Wherever word special is used, that means there is a special gift from the law. It is a special bouquet for small traders, small businessmen, small MSME persons who are carrying on business. When there is a special thing in which we provide the manner to compute the income under the head profit and gains of business.
अब प्रॉब्लम कहां से चल रही है? राज जी ने जो कहा ये बहुत सरल था, इसका जो थीम है, जो इसकी थीम लाइन है, वो भी इसको सरलता को दर्शाती है। लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट हुई सर सेक्शन 145 से और 145A से। 145 पे अभी मैं नहीं जाना चाहता, अभी बाद में ले जाऊंगा, पहले मैं 145 पे राजेंद्र जी ले जाना चाहता हूं। 145A क्या कहता है सर? बड़े ध्यान से सुनने की बात है। ये कहता है सर, फॉर calculating the income chargeable under the head profit and gains of business or profession, यहां पर प्रोफेशन भी है, profit of gain for a business or profession, the value of purchases, sales or inventory shall be further loaded with any amount of duty, cess, taxes by whatever name called, for the purpose of valuation, for the purpose of computing the income under the head business or profession। पहले तो यहां तक सभी लोग एग्री हो जाएं कि सेक्शन 145A और सेक्शन 44AD, या हम कहें सेक्शन 145A रेड विद सेक्शन 44AD, या सेक्शन 44AD रेड विद सेक्शन 145A, both very clearly mandates that the purpose of both are same, to compute the income under the head business or profession। राज जी, चावला जी, प्रवीण जी, आप यहां तक एग्री है? दोनों का पर्पस सेम है जी? देखिए लांबा साहब, ऐसा है, लांबा साहब मेरी गल सुनो। हाँ जी। इस तरह है कि तुसी जो है यू आर ट्रीटिंग लाइक सोक्रेटस। सुकरात दा नाम सुने तुसी? सुकरात ग्रीक फिलोसोफर हुंदे सी सुकरात। तो वो सुकरात की एक यस अप्रोच थी, यस अप्रोच। वो क्या कहते थे? बागों में बहार है, फूलों पे निखार है, तुमको मुझसे प्यार है। आप सब बातों का जवाब हाँ हाँ लेकर हमसे आखिरी में हाँ करवा दोगे कि हाँ हमें तुमसे प्यार है। ये तो हम जवाब दे देंगे कि हमें आपसे प्यार है, लेकिन ये जवाब मत मांगिएगा कि क्या टैक्स 44AD की कैलकुलेट करते हुए जुड़ेगा या नहीं। आप अभी 145 अपनी हिसाब से बताइए, मेरा व्यू पर्सनल मत लीजिए, मैं अपना जवाब दूंगा। ये दंगल है सर, आप सोक्रेटिस की तरह मत चलें कि तुमको मुझसे प्यार है पहले ही कहलवा लो। सर आप म्यूट है सर, आप म्यूट है सर, आप म्यूट है लांबा साहब। म्यूट नहीं हूं हर। हाँ अब ठीक है सर, अब आवाज आ रही है। ठीक है, मैं आपसे ये नहीं कहना चाह रहा कि आप मेरे से एग्री हैं कि नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कानून में जो मैंने लिखा है वो मैंने ठीक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। कानून यही कहता है कि नहीं कहता? कानून इनकम टैक्स नहीं आंदा सर, मैं अपनी रिटर्न भी खुद फाइल नहीं करता सर। ओके ओके, कोई बात नहीं। आप तो अपनी बात रखो, मैं अपनी बात रखूंगा सर। जी 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 सर। ओके ओके, तो 145A रेड विद सेक्शन 44AD बड़ा क्लियरली मैंडेटेड करता है कि दोनों कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड बिजनेस के लिए। अब इसके अंदर जब बिजनेस के लिए हैं तो क्लियरली 145 में ये बोल रखा है कि टर्नओवर जो भी होगी वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होगी, परचेज जो भी होगी वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होगी। तीसरी चीज, इन्वेंट्री जो भी वैल्यू होगी वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होगी। अब दूसरा जो लोग आर्ग्यू कर रहे हैं मेरे से काफी टाइम से, जब से मैं इस पे बोल रहा हूं कि सेक्शन 44AD में जब जीएसटी का एलिमेंट जुड़ जाएगा तो ये टैक्स ऑन टैक्स हो जाएगा, डबल टैक्सेशन हो जाएगा। तो मैं यहां पर अपना मत ये रखना चाहता हूं कि ये डबल टैक्सेशन नहीं होगा। डबल टैक्सेशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये डीम्ड टैक्सेशन 44AD के अंदर कोई रियल टैक्सेशन नहीं हो रहा। 44AD is providing a platform to the small business or traders or manufacturer or job worker, whatever they are doing. If they are doing eligible business, they are providing a platform to him to compute their income from business on presumptive basis। और presumption के लिए दो आधार हैं। presumption के दो आधार हैं, पहला टर्नओवर, दूसरा टर्नओवर के अलावा दूसरा आधार क्या है? ग्रोस रिसीट। टर्नओवर और ग्रोस रिसीट,
टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट की जब मैं बात करता हूं तो वो कहता है कि टर्नओवर कौन सी लेनी है, एज पर सेक्शन 145A लेनी है, क्योंकि इनकम कंप्यूट कर रहे हैं, क्योंकि इनकम कंप्यूट कर रही है 8% और हायर रेट विच यू वांट टू क्लेम एज ए योर इनकम। जब ऐसा है तो ये बिल्कुल क्लियरली हो जाता है कि लॉ मेकर की इंटेंशन इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इनकम टैक्स, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इनकम टैक्स, कि वो इनकम जो है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी टर्नओवर पर कैलकुलेट करना चाहता है। या मैं बड़ा क्लियर कहता कि इसमें लॉ में कल को अमेंडमेंट आ जाए और वो कह दे कि आपको जो भी अमाउंट रिसीव्ड हुआ है उसके ऊपर आपको 8% देना है, तो जो भी अमाउंट रिसीव्ड होगा तो उसके ऊपर क्या है, यानी जो टर्नओवर है दैट इज बेसिस फॉर कैलकुलेटिव प्रेजम्पटिव इनकम। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सर, राजेंद्र जी, हमारे इनकम टैक्स के अंदर एक नया स्टैंडर्ड्स का कंसेप्ट जन्म लिया, स्टैंडर्ड का कंसेप्ट जन्म लिया, दैट इज ICDS, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। बड़ा ज्यादा महत्व है इस चीज का, क्योंकि इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड क्या कहते हैं कि भाई साहब राजेंद्र जी, आप किताबें जैसे मर्जी बना लेना, जीएसटी में जैसे मर्जी बनाओ, कंपनी लॉ में जैसे मर्जी बनाओ, कस्टम के लिए जैसे मर्जी बनाओ, whatever manner you want to maintain books you have to maintain, चाहे आप अपने गाइडेंस नोट के अकॉर्डिंगली बनाओ, चाहे जैसे मर्जी बनाओ, but when the question comes to the computation of income, it very clearly stated in ICDS 2, which deals with the valuation of inventory, कि valuation of inventory is to be done inclusive of all taxes by whatever name called, if it is actually incurred by the assessor। तो तीसरी बात, पहली बात मैंने कही कि 145A का काम है, दूसरा मैंने कहा टैक्स पे टैक्स नहीं है, तीसरा मैं कह रहा हूं ICDS ने इस बात को फर्दर सपोर्ट कर दिया। लोग कह रहे हैं कि 145 तो खैर बहुत पुराना था, 145 पुराना था सर, 145A नया है, और 145A में अरोड़ा जी अभी एक बड़ी अच्छी चेंज आई, आपके लिए मैं शेयर करना चाहता हूं। 2016 से पहले ये सिर्फ गुड्स पे लगता था प्रवीण जी, ये सिर्फ गुड्स पे लगता था सर। अब इसके साथ इन्होंने बड़े धीरे से एक वर्ड और जोड़ दिया आके, और सर्विसेज एंड सर्विसेज, यानी इन केस ऑफ सर्विसेज also the provisions of section 145A is applicable. ICDS 2 is also applicable of inventory in the case of service contracts। इन्वेंट्री इन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है, ICDS तो ऐसा कहता है, उसको भी अभी डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन तीन सपोर्ट दे दी मैंने, एक तो 145A की सर, दूसरी मैंने आपको सपोर्ट दे दी टैक्स पे टैक्स नहीं है, तीसरा मैंने आपको 145A कह दिया। चौथी चीज सर, 16-17 में ही डीमोनेटाइजेशन के बाद एक बड़ी सपोर्ट और आई इसके लिए। सपोर्ट क्या आई, उन्होंने भी, चावला जी ने बोला कि अगर आपका टर्नओवर का कुछ पैसा बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न डिजिटल मोड में आ जाता है प्रवीण जी, तो आपको 8% नहीं दिखाना, 6% दिखाना है अरोड़ा जी। तो यहां पर क्या कहा गया, 8% नहीं दिखाना, 6% दिखाना है। अब यहां आपसे ही पूछता हूं प्रवीण जी मैं, कि जब मैंने 6% दिखाना है किसका, रसीद का, रसीद के लिए मैं क्या देखूंगा, किताबें तो बनानी नहीं, बिल्कुल किताबें चावला जी मना करके, तो बैंक स्टेटमेंट देखूंगा। बैंक स्टेटमेंट में एक आदमी को मैंने 1 लाख रुपए का सामान बेचा था, 18,000 रुपए जीएसटी था, कितने पैसे आएंगे, 1,18,000 रुपए। तो जो 6% मेरे को कैलकुलेट करना है, 1,18,000 पे बनना है। एक जगह तो आप एक गीत गा रहे हैं, दूसरी जगह दूसरा गीत गा रहे हैं। एक तरफ तो आप खुद अपने आप कह रहे हैं कि बागों में बहार है, जो अरोड़ा जी ने कहा, दूसरी तरफ आप खुद ही कह रहे हैं कि बागों में कांटे हैं। जब आप रसीद 1,18,000 के ऊपर दिखा रहे हो 6%, वहां तो ठीक है कि 6 है तो मैं 1,18,000 पे दिखा लेता हूं, क्योंकि 2% का बेनिफिट मिल रहा है। जब लॉ कहता है कि 8% दिखाना है, मनोज सर जी, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मैं अब चाहूंगा ना कि आपने इतना स्टार्टिंग दिया, थोड़ा राजेंद्र सर का भी अगर पहले पॉइंट है ना, तो आई थिंक कि बेटर होगा उस चीज को। मैं ये वाला पॉइंट पूरा कर लूं, फिर राजेंद्र जी को दे रहा हूं, प्लीज सर, ये वाला पॉइंट पूरा कर लूं, सिर्फ 3 पॉइंट और हैं, इसके बाद वो 3 बाद में डिस्कस करेंगे। जी सर, ठीक है। तो जो मेरा अमाउंट आया
प्रवीण जी, अरोड़ा जी, कि 1,18,000 रुपये आया तो उसमें इंक्लूसिव जीएसटी है, उसी पे मैं कह रहा हूं कि मेरा 6% डिक्लेयर कर लो, मेरे पास कोई और एविडेंस देने को ही नहीं है। तो ये चौथा रीजन था जिसके वजह से इंक्लूसिव की बात को जो टैक्स वाले कह रहे हैं, इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं, उसको फर्दर सपोर्ट मिलती है। इसका सबसे ज्यादा विरोध इसलिए हो रहा है सर, दो कारण, मैं कड़वे शब्द थोड़े जरूर यहाँ इस प्लेटफॉर्म में कहना चाहूंगा कि इसको इसलिए विरोध किया जा रहा है कि ये हमें सूट नहीं करता। जो चीज हमें सूट नहीं करती, जैसे कहते हैं ना, सच कड़वा होता है। सच तो हमने पढ़ लिया, सच मैंने देख लिया, सच मैंने बता दिया, लेकिन उस सच को पचाना, उस सच को अपना लेना बहुत ही अपने आप में मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से लोग ये कह रहे हैं कि हम आपके विचारों से सहमत नहीं है। मैं कह रहा हूं मेरे विचारों से सहमत हुई है या ना हुई है, लेकिन जो कानून कह रहा है, जो इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर है, उससे आप ऊपर नहीं जा सकते, उससे आपको सहमत होना ही पड़ेगा। 44 AD यहां तक था सर, ओनली फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। मेंटेनेंस के लिए अरोड़ा जी मैंने बात नहीं की है, किताबें आप एक्सक्लूसिव पे भी बना सकते हो, इंक्लूसिव पे भी बना सकते हो। जब बात 44 AB की आएगी तो मैं कहता हूं नहीं, टुडे आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट 44 AD एंड ADA, नॉट अबाउट 44 AB। AB में जो आप कहेंगे मैं आपसे सहमत होऊंगा। विद दिस नाउ आई वांट योर व्यूज ऑन माय सबमिशंस। सर देखिए, अगर बात होगी इनकम टैक्स की तो मैं कुछ उसमें कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं जीएसटी के कुछ प्रोविजंस बताना चाहता हूं। और जो आपने 44 AD, मैं बहुत अच्छे से आपने बिल्कुल उसका बेसिस बताया कि स्पेशल प्रोविजन है 44 AD। जब भी कोई स्पेशल प्रोविजन आता है तो उसकी इंडिपेंडेंट मशीनरी भी आती है, इंडिपेंडेंट प्रोसीजर भी आता है। मैं विजुलाइज करता हूं, जैसे कि कंपोजिशन स्कीम हमारे यहाँ सेक्शन 10 ऑफ CGST में है, तो उसका इंडिपेंडेंट प्रोविजन है, स्पेशल प्रोविजन है, चाहे वो कुछ भी और हो। चलिए, बट एट द सेम टाइम आई हैव गॉट अ फ्यू इश्यूज टू पुट फोर्थ। पहला तो ये है कि so far as, of course, you say that books of accounts are not compulsory, but whenever a person gets himself registered under the GST Act, he is required to maintain books of accounts, other books of accounts or records under section mentioned under section 35 of the Act. वो उसको बनाने ही बनाने, and this is the one basis. Another basis, that tax whichever is collected under this act, I am talking of CGST Act 2017, the tax which is collected under this act, whether it is CGST, SGST, UTGST, as per section 15 subsection 2 clause A, shall not form part of value. And while recording the transactions in the books of accounts, that value shall not include the tax collected here. Now, question arises that particular subsection only says, in addition to any other tax, or otherwise if any other tax is collected, like tax, duty, fees, cess, collected by the taxpayer on the face of the invoice, जैसे कि लाइसेंस फी कलेक्ट की जाती है, जैसे कि अगर आप लीकर बेच रहे हैं, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बेच रहे हैं और आप वैट लगाते हैं, तो that is a exempt supply in GST, but that requires reporting in our GST, and the value for the purpose of that reporting shall not be 100 rupees of the supply, but 10 rupees if VAT is charged. That 110 rupees shall be the value of supply for the reporting purposes. Now, just one small backdrop. This is all what is happening. Section 15, subsection 2, clause A, and the section 35 जो कि किताबें बनाने की कंपल्शन हमें बोलता है, अगर आप टैक्स पेयर रजिस्टर्ड है, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन है, तो आपको किताबें बनाने की कंपल्शन है। आपको इनपुट आउटपुट रजिस्टर, आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई रजिस्टर, आपको स्टॉक रजिस्टर, ये सब रजिस्टर बनाने हैं।
और ये सिंगल एंट्री बेस्ड रजिस्टर नहीं होते हैं, सब डबल एंट्री बेस्ड ही बनता है, सिंगल एंट्री बेस्ड कुछ नहीं बनता। 44 AD में मैं जो मर्जी कह दूं कि मैंने किताबें नहीं बना रखी हैं, वहां पर स्पेशल प्रोविजन है कि वहां किताबें बनाने की जरूरत नहीं है, बट जीएसटी अगर में रजिस्टर्ड है व्यक्ति तो उसको किताबें बनानी है, दैट इज बियॉन्ड ए क्वेश्चन। अब वो किताबें बना रहा है अगर, तो उसके पास दो तरीके हैं, कैश बेसिस पे बनाए या एक्रूवल बेसिस पे। सेक्शन 9 ऑफ लेवी जो है हमारा जीएसटी का, वो कहता है कि भैया टैक्स जो है वो एक्रूड होता है, टैक्सेबल पर्सन चाहे रिकवर करे ना करे टैक्स, जैसे इनवॉइस करता है टैक्स रिकवर एक्रू हो जाता है। जैसे टैक्स एक्रू हो जाता है, इसका मतलब यहां पर उसकी किताबें जो आउटवर्ड सप्लाई रजिस्टर बन रहा है, इनवर्ड सप्लाई रजिस्टर बन रहा है, वो एक्रूवल बेसिस पे बन रहा है, तो कैश बेसिस पे किताबें नहीं बनती, एक्रूवल बेसिस पे किताबें बनती। नो, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं मित्रों, वो ये है कि जो जीएसटी का जो, जैसे कि हमारे लांबा साहब ने इनकम टैक्स का अपना इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर बताया, वैसे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हमारे यहाँ जीएसटी में इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा फीचर, हम जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ते थे तो टैक्स का सबसे बड़ा फीचर होता था कि इंसिडेंस और बर्डन किसके ऊपर है। डायरेक्ट टैक्स का इंसिडेंस और बर्डन सेम व्यक्ति के ऊपर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स का इंसिडेंस और बर्डन जो है वो अलग अलग व्यक्ति के ऊपर होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो हालांकि बहुत ही बढ़िया तरीके से, मैंने सर क्या है कि मेरी आदत हमेशा लिटिगेशन की इस तरह की रही है और आपने तो इसका नाम ही दंगल रख दिया है, तो मैं आपके सेक्शन 44 AD और 145 कैपिटल ए को भी पढ़कर आया हूं और उसके मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द बिल 98 में जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था उसको भी पढ़कर आया हूं। और उसके बाद 2010 में जब 145 कैपिटल ए में अमेंडमेंट आई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, कौन सा घनश्याम रानी पता नहीं क्या नाम था जजमेंट का, मैंने वो रिव्यू किया, तो वो वहां पर भी उन्होंने मैं आपको बता रहा हूं कि इनडायरेक्ट टैक्स का जो बेसिक पर्पस है वो है जो सप्लायर है वो सप्लायर जो एंड यूजर और गवर्नमेंट के बीच की कड़ी है। सप्लायर जो जीएसटी कलेक्ट करता है, आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा मित्रों और लांबा साहब आप भी जरा, सप्लायर जो जीएसटी कलेक्ट करता है वो अपने बिहाफ पे कलेक्ट नहीं करता, वो कलेक्ट करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है आर्टिकल 246 कैपिटल ए में जीएसटी लगाने की, उसके कारण जो है सीजीएसटी एक्ट बना है। सीजीएसटी एक्ट टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन को कंपलसरी सेक्शन 9 में लेवी करता है कि टैक्स कलेक्ट करना है हर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे। नाउ दिस इज द ड्यूटी ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन टू कलेक्ट टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। एंड कानून में यह भी प्रावधान है कि अगर आपने टैक्स कलेक्ट किया है और जमा नहीं कराया है, क्योंकि वो सरकारी टैक्स है, आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ मित्रों कि जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है जीएसटी का, वो टैक्स जो है वो टैक्स पेयर जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है, जिसको हम असेसी कहते हैं इनकम टैक्स में, वो कलेक्ट अपने बिहाफ पर नहीं करता, सरकारी बिहाफ पे करता है। जो चीज मैं अपने बिहाफ पे कलेक्ट ही नहीं कर सकता वो मेरी रिसीट, टर्नओवर, इनकम किसी भी चीज में शामिल कैसे हो सकती है, मेरा पहला ये सवाल है। दूसरा, जब मैं किताबें ऑलरेडी बना रहा हूं तो भाई साहब मैं किताबें बना रहा हूं, मैं किताबों में प्रॉफिट लॉस में खर्चा जो है वो खर्चे के तौर पर टैक्स को लेकर नहीं जाता, लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करता हूं एज कलेक्शन और जो पे करता हूं उसे एसेट रिकॉग्नाइज करता हूं, नेट ऑफ करके जो बचता है या तो एसेट में कैरी करता हूं या कैश में टैक्स पे कर देता हूं। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आई एम कलेक्टिंग टैक्स एज एन एजेंट, रिक्की अरोड़ा ऑल्सो सेइंग द सेम। सो माय डियर फ्रेंड्स, वेयर कम फॉर द क्वेश्चन कि मैं उसको अपनी इनकम को कंप्यूट करने में जीएसटी को कलेक्ट करके जो कलेक्ट किया उसको इनकम बनाऊंगा और उसके ऊपर टैक्स दूंगा। एक्चुअली मेरे, आपने लांबा साहब बहुत बढ़िया बात कही कि मेरे हिसाब से भी ये तो कैस्केडिंग है, लेकिन मैं आपको बताऊं मैंने कुछ इसके ऊपर इनकम टैक्स के ऊपर रिसर्च किया तो मेरे को एक 145 कैपिटल ए, जो 145 कैपिटल ए जो था, मैं जब अपनी ट्रेनिंग करता था तब हम 145 कैपिटल ए का प्रयोग भरपूर करते थे, लेकिन वो मॉडवेट के ऊपर करते थे। मॉडिफाइड वैल्यू एडिड टैक्स जो जब किताबों से रूट किया जाता था एज सेल, एज परचेज, तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए मेरे हिसाब से सिर्फ 145 कैपिटल ए का प्रयोग होगा। अदरवाइज 145 कैपिटल ए का प्रयोग जो है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अलावा सेल परचेज की वैल्यूएशन के लिए, हालांकि मैं ये मानता हूं लांबा साहब आपकी बात सही है कि यहां डिसएग्रीमेंट है टैक्स पेयर और रेवेन्यू के बीच में, लेकिन क्योंकि कोई भी कानून
जिस कानून में मैं टैक्स कलेक्ट कर रहा हूं वो कानून कहता है कि ये टैक्स मेरी एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं जुड़ेगा, तो जब मैं उसके ऊपर इनकम देने जाता हूं तो वो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर में अगर जोड़ दिया गया तो यहां पर कोई, अब टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई भी टैक्स विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं लगाया जा सकता। आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि आप मेरी इनकम में टैक्स को जोड़ें, उसके ऊपर 8% या 6% जोड़ें। मुझे नहीं लगता कि ये इट विल स्टैंड। हालांकि देखिए ये मजेदार बात है, ये बड़ी ही दिलचस्प बात है कि कैसे एक कानून में एक टैक्स एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा नहीं बनता और दूसरे कानून में वो इनकम का या ग्रॉस टर्नओवर का हिस्सा बन जाएगा। हाउ इज इट पॉसिबल? और जबकि दोनों ही कानून कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी गई है, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट हो चाहे वो जीएसटी एक्ट हो। ये अब लांबा साहब, ये आहूजा साहब कह रहे हैं हमारे कि एज पर लांबा जी रिसीट ऑफ रीइंबर्समेंट एक्सपेंस इज आल्सो टैक्सेबल। तो भाई साहब अगर मैं रीइंबर्समेंट को जोड़, अगर रीइंबर्समेंट मेरी जीएसटी में नहीं जुड़ती है आहूजा जी, तो वो इनकम टैक्स में कैसे जुड़ जाएगी? वो भी बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है। अगर मैं लांबा साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से चलूं तो वो भी बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है। तो जितनी रिसीट आ रही है, चाहे वो टैक्स के नाम आ रही हो चाहे रीइंबर्समेंट के नाम आ रही हो, सबको जोड़ दो एग्रीगेट टर्नओवर में, उसके ऊपर 6% दे दो। मेरे हिसाब से ये बात समझ नहीं आती है मुझे। और जहां तक बात आती है कि कंप्यूटेशन 145 कैपिटल है, मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की बात करता है। और एक इंटरेस्टिंग बात और बता दूं, 2009 के फाइनेंस एक्ट में 145 कैपिटल अमेंड हुआ और उसके मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द बिल में लिखा गया कि ये अमेंडमेंट एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के वायर्स को करेक्ट करने के लिए लाई गई है। और वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये कहता था कि अगर आप बात सुनिएगा, बड़ी मजेदार बात है, जो जीएसटी के मेरे मित्र हैं वो बिल्कुल इस बात को अप्रिशिएट करेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि वैल्यू सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 में लिखा है कि अगर कोई एडिशनल कंसिडरेशन मुझे मिलती है ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट, डिलेड पेमेंट, फी, फाइन, पेनल्टी, तो वो तब टैक्स होती है जब मुझे रिसीव होती है। मित्रों 145 कैपिटल ए में एग्जैक्टली 2009 में जो अमेंडमेंट आई वो इसी बात के लिए आई कि भैया जो एडिशनल पेमेंट मिलती है उसको टैक्स रिसीट बेसिस पे नहीं करेंगे, एक्रूवल बेसिस पे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता था रिसीट बेस पे होनी चाहिए, तो वो अमेंडमेंट इसलिए लाई गई। हालांकि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, मेरे दिमाग में बड़ा क्लियर है ये बात कि 145 कैपिटल ए का ऑब्जेक्टिव केवल इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए था, इसके अलावा और किसी चीज के लिए नहीं था। यहां पर मैं अपना केस रेस्ट करता हूं। जो बातें आपने लांबा साहब कही मैंने उनका जवाब दिया है। आप इसके बाद जो भी कहेंगे मैं उसका जवाब अपनी लिटिल अंडरस्टैंडिंग के साथ देने की कोशिश करूंगा। लांबा जी, ओवर टू यू। अरोड़ा जी, पहली बात, जो चीज कानून में लिख दी गई है उससे सुप्रीम कुछ नहीं हो सकता। मैंने जो कुछ कहा वो एज पर दी लैंग्वेज ऑफ एक्ट कहा, चाहे आपके सीजीएसटी एक्ट में लिख दी गई है या इनकम टैक्स एक्ट में लिख दी गई है, उससे सुप्रीम कुछ नहीं है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट आकर उसको चैलेंज ना कर दे या उसके अगेंस्ट वर्डिक्ट ना दे। और कोई उन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि उसे इंटरप्रेट करना पड़े या कहीं छुपा के नहीं लिखा। उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि आप किताबें जैसे मर्जी बना लेना, चाहे उसमें आप एज ए कलेक्टिंग एजेंट, जैसे आपने बात की कि मैं जो कलेक्ट करता हूँ टैक्स वो एज ए एजेंट ऑफ गवर्नमेंट करता हूँ। आई 100% एग्री, I 100% agree. When I maintain my books of account, I calculate the tax on my sales figure and credit the same to the different account of CGST और SGST by whatever name card. तो मैं उसे अलग अकाउंट में क्रेडिट करता हूँ। लेकिन प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट अरोड़ा जी कि जो 145A आया और जो 44AD आया, दोनों का मोटो था इनकम कंप्यूट करना। वो ये नहीं कह रहे कि किताबें कैसे बनानी है। मैं कह रहा हूं पहले 44AB जहां लग जाएगा, जहां पर ऑडिट की बात आ जाएगी, जहां पे किताबें बनाने की बात आ जाएगी, वहां पर मेरे वाली बात खत्म हो जाएगी। लेकिन एज एंड व्हेन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम इज कंसर्न, अगर आप 3CD का फॉर्मेट देखें जो मेरा टैक्स ऑडिट का फॉर्मेट है, वहां पर भी जो इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट है वो मेरे टैक्स इफेक्ट को नलीफाइड करता है। सर, टैक्स इफेक्ट को नलीफाइड करता है कि मैंने एक्सक्लूसिव बेसिस पे किताबें बनाई तब भी मेरी टैक्स लायबिलिटी इतनी रहनी थी, और इनकम टैक्स के इंक्लूसिव पे बनाई तब भी इतनी रहनी थी।
दोनों एक्सक्लूसिव पे बनाऊं इंक्लूसिव पे बनाऊं, मेरी टैक्स लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 145A मेरे पे इम्पैक्ट नहीं करता। लेकिन जब कभी मैं 44AD की बात करता हूं सर, तो 45A मेरा डीम्ड टैक्सेशन है सर, प्रेजम्पटिव टैक्सेशन है, जो कहता है कि आपके खर्चे कितने भी क्यों ना हो, तो मैं जो टर्नओवर मानूंगा सर। वो ये नहीं कह रहा कि आपकी टर्नओवर कितनी थी, वो कह रहा है आप कलेक्टिंग एजेंट है, वो कह रहा है फॉर taking the base for calculating the presumptive income, we will add the figure of taxes by whatever name card, whether it is GST or excise duty or VAT or by anything else. It is to be added in turnover, then rate of 8% or 6% is to be applied. तो जब प्रजम्पटिव प्रॉफिट कैलकुलेट करना है सर, दो सेक्शन हमारे इनकम टैक्स में और हैं, बहुत सारे डिमिंग सेक्शन है, 50C इज देयर, 43C इज देयर, जहां पे कहता है कि आपकी एक्चुअल कंसीडरेशन 35 लाख रुपए है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख रुपए है, तो 15 लाख को हम टैक्स कर देंगे। तो वहां पे गवर्नमेंट किस अधिकार से टैक्स कर रही है सर? वहां तो मेरे पास पैसे आए ही नहीं, यहाँ तो पैसे फिर आए हैं, चाहे एज एजेंट आए हैं, चाहे किसी और तरह से आए हैं, तो पैसे यहाँ पर आए हैं। फर्क ये है कि प्रेजम्पटिव रेट अप्लाई करने के लिए पैसे तो लोन भी आया है, पैसे तो आया लोन। हाँ बिल्कुल ठीक सर वहां पे आ रहा हूं मैं, एक मिनट मेरे को समय दीजिए। लोन टर्नओवर नहीं होता सर, अब टर्नओवर में लोन इंक्लूड नहीं होता। जो है वो टर्नओवर बन जाएगा सर, नहीं बनेगा ना, मैंने कब कहा बनेगा? तो जीएसटी कलेक्शन कैसे टर्नओवर बन जाएगा? सर जीएसटी 145A की वजह से बन जाएगा सर। 145A तो सिर्फ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की बात करता है। नहीं सर, उसका सब सेक्शन 2 पढ़ो सर। आप सब सेक्शन में आपके सामने खोल देता हूँ, 145A सब सेक्शन 2 पढ़िए, आप सिर्फ 1 पढ़ रहे हैं। मैं 2 पढ़ लेता हूँ, मेरे पास है, मैं भी 2 पढ़ लेता हूँ। प्रवीण जी, अगर सेक्शन है तो आप स्क्रीन पे शो कर दीजिए एक बार 145, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सर आप जब इसको पढ़ेंगे 145 कैपिटल ए को, तो वहां पर तो उसका हेडिंग ही यही है, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। सर नहीं, कहाँ लिखा? सर जब मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द बिल 145A आया, सर मैं तो इंटेंशन पे जा रहा हूँ कानून की। सर मेमोरेंडम से पहले आप कानून पे आओ, जो इस समय कानून है। मेमोरेंडम में तो इस बजट में भी बहुत बातें गलत लिखी हुई थी, मेमोरेंडम में कुछ कहते हैं, करते कुछ हैं। जो इस समय का रिसेंट कानून है उस पे आइए आप। सर मेरे हिसाब से एक मिनट सर, एक्सप्लेनेटरी नोट में 145 कैपिटल जब इंट्रोड्यूस हुआ तो उसका नाम ही यही था कि कंप्यूटेशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। नहीं सर नहीं, मैं भी खोल रहा हूँ आपके सामने, रिसेंट 2021 वाला सेक्शन खोल रहा हूँ।
मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द बिल में एक्सप्लेनेटरी नोट में ये लिखा है, लेकिन जब एक्ट बनाया गया तब उसमें अलग लिखा है। सर 1 मिनट के लिए रुकिए सर प्लीज। Method of accounting in certain cases. So 145 capital A is about talking about method of accounting. आप जब ये खुद कह रहे हैं सर 1 मिनट रुको, मैं खोल लिया, 1 मिनट के लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, फिर आपके हाथ में पढ़ता हूँ, मजा तभी आएगा सर। हिमांशु स्क्रीन शेयर करनी है मेरे को। सर देख पा रहे हैं स्क्रीन आप? जी अभी नहीं आ रही। हाँ जी अभी नहीं आ रही नजर। 1 मिनट सर। हाँ अब आएगी। आ गई सर? नहीं आप, हाँ आ गई, लेकिन आप वहाँ ये जी अब यहाँ पे देखिए सर 145A जहाँ स्टार्ट होता है सर, पहले अरोड़ा जी यहाँ पे पढ़िए आराम से। फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनिंग द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, यहाँ तक आपने पढ़ लिया सर? जी जी जी। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स और बिजनेस प्रोफेशन 44 AD भी यही कह रहा है, 145 ए कह रहा है। जो आपका सेक्शन था वो पहली लाइन थी जहां तक आप पढ़े हैं। द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री शैल बी मेड लोअर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू computed in accordance with ICDS notified under subsection 2 of section 145। और जो ये नीचे वाली क्लोज आई सर, इसने सारा सिनेरियो बदल दिया। द वैल्यू ऑफ परचेज, सर अब बड़ा आराम से पढ़िएगा, द वैल्यू ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये सर्विसेज वर्ड भी बाद में जोड़ा गया सर, पहले नहीं था 2016 तक, ये जीएसटी आने के बाद जोड़ा गया यहाँ। ओ एंड ऑफ इन्वेंट्री, तीनों चीजें कवर होगी सर। द वैल्यूएशन ऑफ परचेज, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, द वैल्यूएशन ऑफ परचेज, द वैल्यूएशन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इन्वेंट्री shall be adjusted to include any amount of tax, duty, cess, fees by whatever name called actually paid or incurred by the SSC to bring the goods and services to place of its location and condition as on the date of valuation sir। यहाँ मैं स्क्रीन 1 मिनट बंद करता हूँ सर और फिर दोबारा आपके साथ आता हूँ। जब एक चीज कानून में आ गई अरोड़ा जी तो कहाँ डाउट रह जाता है। मैं आपके मत से बिल्कुल एग्री हूँ। जब मैंने किताब बनाई, जब मेरी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर होगी, जब मैंने ऑडिट कराना है, जब मैंने 44 AD को ऑप्ट नहीं करना है, मैंने 44 AD का बेनिफिट लेना है, अगर प्रेजम्पटिव का तो इंक्लूड होना है। मैं कह रहा हूँ मेरी टर्नओवर 50 लाख है सर, प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट अरोड़ा जी, 50 लाख की टर्नओवर है। मैं कहता हूँ मैंने 8% नहीं दिखाना, मैं किताबें बनाऊंगा। देयर इज नो नीड टू इंक्लूड, देयर इज नो नीड टू इंक्लूड, इट इज वेरी वेरी क्लियर। अच्छा एक काम करते हैं फिर सर, एक काम करते हैं तो 1 मिनट पूरा बोल, 1 मिनट सर, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट जी। अगर आपने वैल्यू में परचेज में सेल में वैल्यू जोड़नी है टैक्स की, हाँ जी, तो जो परचेज वाला जो टैक्स है, जो रिक्की अरोड़ा सही बोल रहे हैं, वो परचेज वाला टैक्स डिडक्ट कर देते हैं। हाँ कर देते हैं ना, वो 92% में मिल गया, 92% तो खर्चे डीम टू बी अलाउड है। उन्होंने 30 से 38 तक वाले सारे खर्चे डीम टू अलाउड कर दिए। वो कह रहा 100% के रेवेन्यू में से 8% इनकम है, जो 92% का खर्चा अलाउड किया वो परचेज में ऐड हो गया, आपको मिल गया। वो सेल में जुड़वा रहे हैं, परचेज में खर्चा दे रहे हैं आपको। तो सेल अगर आप 100+ टैक्स करते हो जी, तो परचेज भी 100+ टैक्स करके तो डिडक्ट करोगे। बिल्कुल कर रहे हैं ना सर, वो डीम टू में डिडक्टेड होगी ना। अगर 92 में परचेज का टैक्स जोड़ दोगे तो फिर 100 में सेल का टैक्स क्यों जोड़े? सर मैं यही तो बता रहा हूँ सर, 100 में मैंने 18 जोड़ा। एक मिनट, मैं यहीं पे आ रहा हूँ सर, यहीं पे आ रहा हूँ, पहले इसको क्लियर करो। यहाँ आप बिल्कुल ठीक आ गए। 100 में मैंने 18 जोड़े, मेरे 100 रुपए की सेल है, 118 दिखाई। परचेज में 90 रुपए की परचेज थी, उस पर 18% से 16 रुपए बनते थे, वहां मैंने 16 जोड़े और 106 रुपए की परचेज दिखाई।
इधर 118, इधर 106, 112 रुपए मेरा ग्रोस प्रॉफिट, 12 रुपए मेरा ग्रोस प्रॉफिट। वो कह रहा है जो 106 था, क्योंकि आपके पास बिल नहीं है, क्योंकि आपके पास किताबें नहीं है, क्योंकि आप इजी कंप्लायंस में जाना चाहते हैं, क्योंकि आप लिबरलाइज स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं जो हम छोटे व्यापारियों को लेके आए, चाहे कंपोजिशन में है, तो हम 106 का खर्चा आपका डीम्ड टू बी अलाउड मान लेंगे। आपकी टर्नओवर का 92%, आपकी टर्नओवर का 92% डीम्ड टू बी अलाउड माना जाएगा। सब सेक्शन 2 में ये बात सही है आपकी, 30 से 38 में जितने खर्चे हैं वो ऑलरेडी अलाउड हैं आपको जी। लेकिन सर एक और बड़ी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है मेरे हिसाब से, मैं जब इंटरप्रेट करता हूँ प्रोविजंस को, तो टाइटल ऑफ द सेक्शन गाइड्स मी फॉर एवरीथिंग। टाइटल ऑफ द सेक्शन इज मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन सर्टेन केसेस। सर 1 मिनट पहले यहाँ पे भी रुक, आई एग्री, यही है बात थी। अरोड़ा जी, ये वीडियो तैयार करने से पहले मेरे को इस लाइन ने 15 दिन परेशान किया सर। वन सेक्शन इज 145 विच डील विद मेथड ऑफ अकाउंटिंग, और 145 है मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन सर्टन केसेस। हर दोनों में डिफरेंस है। मेन सेक्शन मेथड ऑफ अकाउंटिंग से जो डील करता है वो 145 है, और जो उसका सेकेंडरी सेक्शन है, जो उसका सब्स्टिट्यूट सेक्शन है, जो उसकी एडिशन है, जो स्पेशल केसेस में लगेगी, मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन सर्टन केसेस। उस सर्टन केस में एक केस क्या है, फॉर कंप्यूटिंग द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। गेटिंग माय पॉइंट अरोड़ा जी? सर देखिए ऐसा है, आप ठीक है, आप मतलब देखिए मुझे मैं क्या है सर, मैं इस प्रोविजन को अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं इन टोटो पढ़ूंगा। अभी मैंने उस लाइन पर नहीं सोचा, मैं इसको कंटेस्ट नहीं करता सर। ये आपने प्रूव करना है कि आप जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि क्योंकि इसकी निटिग्रिटी में जाएंगे तो हम जीएसटी से भटक जाएंगे, क्योंकि वो हम कर नहीं सकते। अभी जीएसटी वाले मेरे 2-3 पॉइंट बड़े अहम हैं, अगर हम उससे पहले कंप्लीट कर लें इसको यहाँ छोड़ के, हाँ तो उससे आप क्लियर हो जाएगा। अभी इसको यहाँ कंक्लूड करते हैं कि जो मेरा प्रजम्पशन था उसके लिए मैंने क्लू दिए, उसके अलावा कहीं हमारे पब्लिक के या व्यूअर्स के या जो भी प्रोफेशनल इसे वॉच कर रही है उनके कंटेरी व्यू है तो वो शेयर करें, हम उस पर डिस्कस करेंगे, एक वीडियो और लेके आ जाएंगे। लेकिन मेरे पास 2-3 पॉइंट सर बड़े सॉलिड हैं जिससे मेरी बात को और आवाज मिलेगी। हाँ वो आप बताइए जीएसटी वाले। एक आपने अभी कहा कि हमारे सेक्शन 10 है जो कंपोजिशंस की, अगर मैं कंपोजिशन डीलर भी हूं और 44 एडी को भी ऑप्ट कर रहा हूं, सेम मेरी सेल 1 करोड़ रुपए थी, 1.5 करोड़ तक मैं कंपोजिशन में जा सकता हूं, ठीक कह रहा हूं जी अरोड़ा जी? 1.5 करोड़ ही है ना? तो वहां पे मैं कंपोजिशन में गया, 1% टैक्स मैंने गवर्नमेंट को अपनी पॉकेट से जमा कराया क्योंकि कलेक्ट नहीं कर सकता, इनपुट मैं ले नहीं सकता। अब यहाँ पे मजे की बात देखना, मैं 44 एडी में भी अपनी रिटर्न भर रहा हूँ क्योंकि 1 करोड़ पे 8% दिखा सकता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो मैंने परचेज पे टैक्स दिया था इनपुट, उसे खर्चा क्लेम किया है विदाउट कलेक्टिंग एनी टैक्स। इनपुट तो नहीं मिला मेरे को जीएसटी में क्योंकि सेक्शन 10 मना करता है, लेकिन मैंने परचेज में जब इनपुट ऐड कर लिया तो इनकम टैक्स पर्पस के लिए उसे खर्चा अलाउ कर लिया। दूसरी चीज, जो मैंने जीएसटी 1% अपनी पॉकेट से जमा कराया या 2% मैन्युफैक्चरर के केस में अपनी पॉकेट से जमा कराया है, वो भी मेरे को खर्चा मिला। जब मेरे को दोनों खर्चे मिल रहे हैं यहाँ पे कंपोजिशन में, वहां पर मैं कह रहा हूँ कि मेरा सब कुछ ठीक है, वहां मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा क्योंकि गवर्नमेंट अलाउ कर रही है डीम टू बी अलाउड। यहाँ पर जब मैं ऐड करने की बात करता हूँ तो सारे प्रोफेशनल, सारे बिजनेसमैन जरा डाउट में आ जाते हैं, लेकिन कानून से सब परी कोई नहीं है सर। कानून क्लियरली मैंडेट कर रहा है, जिसके पढ़ने पे मैं बोल रहा हूँ, मेरे मत नहीं है ये सर। मैं फिर दोबारा अरोड़ा जी इस पे आ रहा हूँ, इट इज नॉट माई व्यू, it is the intention of the law which is clearly stated in section 145A and 44AD। और सेकंडली सर बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी बात, एक चीज और सर, 1 मिनट पहले एक चीज और कंप्लीट कर लें दो। दूसरी चीज बड़ी अच्छी इसके अंदर क्या है हर, कि जो एक हमारा इनकम टैक्स के अंदर हर क्या होता है कि 43B का डिसअलाउंस होता है। इतना तो आपको मालूम होगा जीएसटी के हाथ, कि अगर हमने जीएसटी बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न जमा नहीं कराया तो 43B में डिसअलाउंस हो जाता है। एक नया मुद्दा मैं आज आपके हाथ छेड़ना चाहता हूँ, इसके हाथ ही, क्योंकि जब अगला मुद्दा हम छेड़ेंगे तो इस पे भी डिस्कस करेंगे। अब एक कंपोजिशन डीलर था जिसने 1 करोड़ की सेल की, 1 लाख रुपया हाल का जमा कराना था सर, कुछ भी जमा नहीं कराया उसने।
जब मैंने इनकम टैक्स की किताब बनाई 44 AD में, तो 1 लाख रुपया मैंने पेबल दिखाया हुआ है, GST पेबल, जो बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न जमा नहीं हुआ था। गेटिंग माई पॉइंट अरोड़ा जी? जमा नहीं हुआ था, लेकिन ये खर्चा डीम टू बी अलाउड मान लिया जाता है 30 से 38 के अंदर, इसलिए मेरे इस पे क्वेश्चन नहीं होता। और हमारा 44 AD सबसेक्शन 1 कहां से स्टार्ट होता है सर? नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 28 to 43C। तो 43C में 43B भी आ गया, तो वो क्या मान लिया जाता है? बिना टैक्स पे किए डीम टू बी अलाउड हो जाता होता है ना ऐसे ही अरोड़ा जी? अगर मैं 44 में गया, अब इसको दूसरी तरह से लेते हैं, मेरी 2 करोड़ की सेल थी सर, और मैं रेगुलर डीलर था, मैंने 36 लाख का टैक्स जमा कराना था, कोई 3B में जमा ही नहीं कराया। मैंने किताबें बनाई और बैलेंस शीट में GST पेबल खड़ा कर दिया, तो 36 लाख रुपए का मेरा खर्चा क्या होना था? डिसअलाउड होना था, डिसअलाउड होना था। 44 AD में जाने की वजह से मेरा क्या हो रहा था? डिसअलाउड नहीं हो रहा था। 44 AD मेरे को बेनिफिट दे रहा था कि ये डिसअलाउड नहीं होगा, जबकि अगर मैं किताबें बनाता हूं तो 36 लाख रुपए की एडिशन हो रही थी अरोड़ा जी। अब इसका लोग बड़ा ही फायदा उठा रहे थे। अब इस सेक्शन को मैंने इंटरप्रेट किया सर, 43B में बड़ी मजेदार बात लिखी है। हम कानून को पढ़ते नहीं सर, किताब को साइड में रखते हैं, मैं भी नहीं पढ़ता था, कुछ दिनों से पढ़ना शुरू किया। इसमें लिखा उन्होंने 43B स्टार्ट्स विद नोट विद स्टैंडिंग, सर बड़े ध्यान से सुनिएगा, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। यानी 43B तो शॉर्ट पर ही हो गया, कृष्ण का अवतार हो गया, उनने 44 AD को खत्म कर दिया, ओवरराइड कर दिया। यही क्वेश्चन लेके एक छोटी सी कंपनी थी सर, गुड लक किनेटिक कंपनी, किनेटिक की एजेंसी हुआ करती थी, उसने क्या किया? बिजनेस में घाटा हो गया, 18 लाख रुपए का GST उसका पेंडिंग था, तो वो उसने कहा कि ये डीम टू बी अलाउड है, क्योंकि सेक्शन 44 AD में लिखा है नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग 28 to 43C। मैटर कोर्ट में गया सर, कोर्ट ने ये कहा सर इसके अंदर, गुड लक मैंने किनेटिक लिमिटेड की केस में, कि 43B क्या कहता है? नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। उससे ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता, वो तो साक्षात परमात्मा का रूप है। उसने जो कह दिया वो पूरे इनकम टैक्स को ओवरराइड कर रहा है। तो वो क्यों लिखा गया? उन्होंने इंटेंशन ऑफ लॉ में भी अपना बताया, इंटेंशन डिसीजन देते हुए जज साहब ने बताया कि भाई साहब, ये जो पैसे देने हैं आपने GST के, किसको देने हैं? सरकार को देने हैं। दिस इज द लायबिलिटी पेबल टू द क्राउन, विच इज एनीथिंग विच इज पेबल टू द क्राउन, वो तो आपको पे करनी पड़ेगी, बाकी कोई खर्चा मिले ना मिले। तो इस केस में एडिशन हुई सर उसकी 36 लाख रुपए की, उसकी 36 लाख की एडिशन हुई। तो यहाँ आज की डिस्कशन से एक नया पॉइंट मैं कह रहा हूं कि अगर आपका 43B का कोई डिसअलाउंस बनता है सर, तो वो होगा 44 AD में, ये नहीं कि नहीं होगा। इट इज वेरी वेरी क्लियर, इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द लॉ। तो अब इसमें बड़ी मजे की बात जो हम बार बार कहते हैं, हमारे चावला जी भी आए थे, बोल के चले गए कि किताबें नहीं बनेंगी। सर ये 43B का डिसअलाउंस आपकी GST वाली किताब ही बताएगी, जो मैं बना रहा हूँ, GST वाली किताब ही बताएगी कि ये डिसअलाउंस है, क्योंकि आपकी GST की रिटर्नों का रिकॉर्ड ही बोलेगा कि ये पेबल है। आपकी GST की एनुअल वो पेबल है सर। ये 43B का वही, आप जैसे इंटेंशन ऑफ द लॉ पे गए कि भाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोविजन टू इंश्योर कि भैया गवर्नमेंट का अगर रेवेन्यू है तो वो जमा होना चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो खर्चा अलाउड नहीं होगा, उस पर्टिकुलर अमाउंट का खर्चा अलाउड नहीं होगा। बट सर यहाँ पर हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि 43B लगना चाहिए, 44 AD पे लगना चाहिए, लेकिन सर जो टैक्स कलेक्शन की बात आ रही है, दैट इज नॉट समथिंग कि दैट इज नॉट समथिंग दैट वुड प्रिवेल। और अगर ऐसा होता तो सर अब तक तो जब से ये 44 AD आया है नोटिस आ चुके होते। और सर 3B का जो क्रेडिट जो टैक्स टर्नओवर है, दैट इज आल्सो विदाउट टैक्स इज ऑटो पॉपुलेटेड इन 26 years। सर एक मिनट बिल्कुल ठीक, वहां पे भी आ रहा हूं मैं सर। अभी अब ITR 4 फॉर्म का परफॉर्मा देखिए, पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे हर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म है, उसमें हर 2 जगह GST की इंफॉर्मेशन मांगी जाती है सर। एक जगह हर मेरे से पूछता है कि मेरा GST नंबर क्या है,
और नीचे पूछता है वैल्यू ऑफ सप्लाई एज डिक्लेयर्ड बाय द डीलर इन जीएसटी रिटर्न्स। इनकम टैक्स की रिटर्न ये कह रही है सर। और सर आप तो जीएसटी के हमारे ज्ञाता हैं, आप हमेशा हमें पढ़ा के थक गए कि हर सप्लाई और सेल में फर्क होता है। सप्लाई और सेल में फर्क होता है। आपने जगह जगह पढ़ाया है कि अगर ब्रांच ट्रांसफर हुई है जीएसटी तो लगेगा, है ना अरोड़ा जी? लेकिन वो सेल नहीं हुई, मेरी सप्लाई तो हुई है, सेल नहीं हुई। तो जीएसटी में मेरी जो सेल आ रही है, मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न में कौन सी सेल आएगी? जो एक्चुअल सेल है विदाउट कंसीडरिंग द ब्रांच ट्रांसफर। जबकि मेरी जीएसटी 3B में कौन सी सेल आ रही है? सप्लाई। सेल में मेरा रेंट इंक्लूड नहीं होता। आपने हमें पढ़ाया कि रेंट के ऊपर भी जीएसटी कलेक्ट करना है, कमीशन की कोई इनकम है उस पर भी जीएसटी कलेक्ट करना है। वो मेरी सप्लाई है सर, मेरी सेल नहीं है, मेरे टर्नओवर का पार्ट नहीं है। इंटरेस्ट को आप वहां टर्नओवर मान लेते हो, मेरे पे यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट आता है तो मैं अदर सोर्सेज की इनकम में दिखाता हूँ, बिजनेस इनकम में भी नहीं दिखाता। ठीक है। तो जो जीएसटी की टर्नओवर है, जिसपे मैं बार बार आपको लाना चाह रहा हूँ, जीएसटी कानून जो है इंटायरली डिफरेंट है इनकम टैक्स से। जीएसटी का ये आपने मान लिया, अच्छा किया ना सर। जीएसटी में क्या है कि आपको सप्लाई के ऊपर रेवेन्यू कलेक्ट करना है एज ए एजेंट, वेयर इज सप्लाई इज टैक्सेबल अंडर द जीएसटी लॉ, whereas the purpose of income tax is to collect income to determine your true income। और वो इनकम टैक्स के अंदर 5 हेड में फॉल करती है। जो बिजनेस हेड में नहीं आएगी मेरी, वो तो मेरी टर्नओवर ही नहीं है। हारा खेल 44 एडीओ, 44 एडीओ एओ या 44 एबीओ या 44 एओ मेरा टर्नओवर पे है सर। और टर्नओवर का मतलब ये नहीं है कि जो मेरे को मेरे बैंक अकाउंट के क्रेडिट में आ गई वो मेरी टर्नओवर बन गई। मैंने किसी, अभी आप कह रहे थे मैंने किसी से लोन लिया, वो मेरी टर्नओवर नहीं है। मेरी कोई ब्रांच ट्रांसफर हुई, मेरी टर्नओवर नहीं है। मेरे को कोई इंटरेस्ट है, मेरी टैक्स कैसे? सर 145 कैपिटल ए जो है ना लांबा साहब, दैट इज अ स्पेशल प्रोविजन, और 44 एडी जो है वो एक दोनों स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, रिलीफ प्रोविजन दिया गया, और रिलीफ प्रोविजन वुड ऑलवेज प्रिवेल। आप भी कह रहे हैं इस बात को कि रिलीफ प्रोविजन जो है वो सर यही तो कह रहा हूँ कि टर्नओवर में वो इंक्लूड नहीं होंगे हर चीजें, चाहे लोन है, चाहे कैपिटल एडिशन है, चाहे कुछ और है, वो मेरे टर्नओवर का पार्ट नहीं है। मैं ये कहूँ, अब मैं एक बड़ा एग्जांपल है आपको समझाता हूँ। पर चलेंगे, एक फंडामेंटल पे चलेंगे कि क्रेडिट साइड में जो भी मेरे पास बैंक में आया वो मेरी टर्नओवर का हिस्सा है, अगर टैक्स है तो आप लोन भी ले लीजिए, आप रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस भी ले लीजिए। नहीं सर, नहीं लोन नहीं ले सकते, लेना पड़ेगा ना, लोन नहीं ले सकते क्योंकि लॉजिक तो एक ही लेना पड़ेगा सर, अलग-अलग लॉजिक तो नहीं ले सकते ना सर। टर्नओवर और सच बिजनेस, और टर्नओवर क्या होती है? जो सेल और परचेज और गुड्स से अराइज होती है सर, नहीं हो सकती सर। रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस क्यों नहीं टर्नओवर हो सकते? क्यों होगी सर? टर्नओवर की डेफिनेशन हो सकती है तो रीइंबर्समेंट भी सर एक मिनट, टर्नओवर आपके जीएसटी एक्ट में डिफाइन है। एग्रीगेट टर्नओवर डिफाइन है, एग्रीगेट टर्नओवर आपके जीएसटी एक्ट में डिफाइन है, कंपनी एक्ट में डिफाइन है, इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट डिफाइन करता है। इनकम टैक्स में टर्नओवर डिफाइन नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनकम टैक्स की इंटेंशन के अकॉर्डिंगली इसको टर्नओवर को समझना पड़ेगा। और मैं तो फिर बार बार कह रहा हूँ, किसी भी कानून की ये नहीं हो सकती कि आप टैक्स के ऊपर टैक्स लगाएं और टैक्स को इनकम मान लें। सर मैं इनकम टैक्स में इतने इंस्टेंसेस आपको बता दूंगा जहाँ डबल टैक्स लग रहा है। 56(2)10 ले लीजिए, जीएसटी में भी लग रहा है, वो तो जीएसटी में भी लग रहा है, तो लग रहा है, लेकिन आप जहाँ लग रहा है वहाँ मान रहे हैं, स्पेशल प्रोविजन लाते हैं और स्पेशल प्रोविजन में टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते हैं। सर नहीं लगाते। मैंने टर्नओवर कैलकुलेट करने का ढंग बताया, मैंने टर्नओवर कैलकुलेट करने का ढंग बनाया। मैं कब कह रहा हूँ? ये मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, चाहे आपने कंपोजिशन के लिए ऑप्शन दी, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ नहीं ऑप्शन सूट करती तो आप ITR 3 भर लीजिए। मैं तो 40 लाख वाले को भी कह रहा हूँ, 20 वाले को भी कह रहा हूँ, 10 वाले को भी कह रहा हूँ, 5 वाले को भी कह रहा हूँ। इट इज अ स्पेशल प्रोविजन। सर कंपोजिशन में जाना, सर मेरे को बताओ ना, कंपोजिशन में जाना ऑप्शनल है ना। एक मिनट पहले मेरा सवाल का जवाब दे दो। सर आप ही बोल रहे हैं मेरे मालिक, दूसरे की बात तो सुन लीजिए।
अरे सर जी, सुन तो लीजिए, आप इनकम टैक्स, सिर्फ इनकम टैक्स का पॉइंट ही रखेंगे तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है, यहाँ पर बात ही आगे नहीं करनी चाहिए हमें। सर अगर आप ये कह रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं 44 जी की बात सुन लेते हैं। अगर 44 AD में आप टैक्स को इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं तो फिर तो इसका मतलब ये हो गया कि जो स्पेशल प्रोविजन है उसका पर्पस डिफीट हो गया। और दूसरी बात, अगर ऐसा ही है तो 44 AD तो बहुत पुराना सेक्शन है, उसके लिए आज तक आप आज बोल रहे हैं, आज तक डिपार्टमेंट ये बात नहीं जानता, इसका मतलब उसने नोटिस क्यों नहीं भेजे भाई 44 AD के लिए, और उसने असेसमेंट के टाइम, मैं आपको 10 ऐसे बंदे बता दूंगा और आप भी जानते होंगे कि जिन्होंने 44 AD की असेसमेंट कराई है सैकड़ों, आज तक तो डिपार्टमेंट ने नहीं कहा कि आपने जो जीएसटी या वैट, और सिर्फ जीएसटी क्यों, वैट भी जो कलेक्ट किया था उसको भी जोड़ना चाहिए था जब आपको टर्नओवर बनाना था 2016 से पहले, तो क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्यों नहीं हो रहा? अगर वो लॉ की इंटेंशन होती तो करता। और आपका एक ही केसेस है कि लॉ की इंटेंशन है ये, लेकिन लॉ की इंटेंशन ऐसी नहीं है, अगर होती तो उसको उस तरह से वो इम्प्लीमेंट भी करता। सर 2 मिनट के लिए रुकेंगे? अब आपने बोल लिया, मैं बोलता हूँ। पहली बात जो आप कह रही है, आप कॉन्टिन्यूसली बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था, इवन लोगों ने मैसेज करके बोल रहे हैं कि आप बोलो अरोड़ा जी, आप बोलो, क्योंकि मैं सुन रहा था आपको। आप ये मत बोलो कि मैं नहीं सुन रहा आपको, आप नहीं सुन पा रहे हैं मेरे मालिक। आप जो है वो प्री कंसीव नोशन के साथ आए हैं सब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन अगर प्री कंसीव नोशन के साथ आप कोई चीज बोलेंगे इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो सही हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। सर मैं तो आपको क्लियर बात पढ़ा रहा हूँ, जो लोगों को आप बात पढ़ाते हो वही पढ़ा रहा हूँ, जो कानून में मैंने पढ़ाया, आपने पढ़ाया, पढ़ाने पढ़ाने की कोई बात नहीं, हम तो स्टूडेंट है सारे, आप भी स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूँ। जी। एग्रीगेट टर्नओवर में मैं जीएसटी नहीं जोड़ता, जो मैं इस लॉ में कलेक्ट करता हूँ। मेरा कानून कहता है कि दूसरे कानून में अगर कोई टैक्स लगाया, ड्यूटी लगाई, सेस लगाई, जोड़ दो, लेकिन आपके कानून में भी अगर आप टर्नओवर में टैक्स जोड़कर उसके ऊपर प्रोपोर्शनेट इनकम लेते हैं तो वो किसी भी कानून का ऑब्जेक्टिव स्पेशली उस समय नहीं हो सकता जब वो प्रोविजन ही एक रिलीफ देने के लिए लाया गया। सर आपकी बात को ही बड़ी करता हूं मैं, रिलीफ के लिए प्रोविजन आया था, मैं कभी मना नहीं कर रहा। कल को रिलीफ के लिए अभी गवर्नमेंट ने 8% से 6% किया, 6 का 4 कर सकती है, इसी तरह 8 का 10 कर सकती है। पहले ये प्रोफेशनल के लिए नहीं था, वहाँ प्रोफेशनल 33% की डिमांड कर रहे थे, वहाँ 50% के लिए आया सर, वहाँ 50% के लिए आया। मैं तो कह ही नहीं रहा 44, जैसे आपकी कंपोजिशन जो है वो ऑप्शन है, मेरे मर्जी, मैं इनपुट का बेनिफिट लेना चाहता हूँ तो कंपोजिशन में ना जाऊं। Same way में it is the option given to me whether to go for this remedial provision, whether to go for that remedial provision or not. It is on my sweet wish. अगर मैं स्वीट विश है और मैं वहां जाना चाहता हूँ, मेरे लिए रेमेडियल जरूर है, तो मैं छोड़ दूं, तो मैं वहां पे जाके जो मर्जी कर लूं, किताबें बनाऊं और जो मर्जी कर लूं, मैं कब मना कर रहा हूँ? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, वो सारी बातें आपकी ठीक है, आप कह रहे हो इंटेंशन ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस। नाउ कैन देयर can it be interpreted in such a manner? आपकी दूसरी बात का जवाब दे लें दो, अभी मैंने एक बात का जवाब दिया सर, एक बात का जवाब दिया, दूसरी का भी दे लें दो। आपने कहा कि ये प्रोविजन पुराना है, अगर ऐसा होता तो क्या इनकम टैक्स वालों को नहीं पता था, अब तक एडिशनल हो जाती? सर 2 बड़ी चीजें हैं इसके लिए। एक तो इसमें जो 44 AD के केस में आपने जैसे कहा कि रेमेडियल प्रोविजन है, रिलीफ के लिए लाया गया है। पहली बात तो 44 AD वाले केसेस की स्क्रूटनी नाम मात्र होती है। दूसरी चीज, जहां पे नाम मात्र होती है वहां पर बहुत छोटे एसएससी हैं, इतनी लंबी एलिमेंट फर्क ही नहीं पड़ रहा सर। वो मेरे को कहता है यार तुमने 8% दिखाया, 10 खा लो, 2% का फर्क आ रहा है, 2 लाख पे 2000 रुपये 5000 रुपये टैक्स का फर्क पड़ना है, तो मैं एडिशन करवा लेता हूँ, तो वो मैटर लिटिगेशन में गया ही नहीं। ऐसा कभी एडिशन मैंने नहीं सुना सर, आपने सुना है तो मुझे ऑर्डर दिखा दीजिएगा, ऐसा कभी एडिशन नहीं सुना सर। सर अभी आप देखिए, अब ये मुहिम चल रही है, अभी प्रोसेसिंग में आप देखो नोटिस आने स्टार्ट होते हैं कि नहीं होते, अभी सर अभी आप देखना 43B के भी आएंगे, ICDS के भी आएंगे, और प्रोसेसिंग होने दो इसके भी आएंगे। डिपार्टमेंट के पास 7 साल का टाइम है, हर 2015-16 है ये चेंज हुए, अभी बहुत पुराने चेंज नहीं हुए। जो ये हारा पंगा हुआ ये ज्यादा पुराना नहीं है सर, ये 2016 से हुआ है, 2011 में तो 145 आया था, आप खुद कह रहे हैं,
और जो उसमें अमेंडमेंट आई जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ 145 1998 का सेक्शन है सर, और वहां पर 145 है, 145 ए नहीं, 145 है, 145 ए नहीं, 145 है। वो ठीक है आपकी बात। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि हम जो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं वो इस बात पे ना करके इस बात पे कहें कि कानून में क्या लिखा है सर। कानून में 145 कैपिटल ए इज नॉट देयर फॉर कैपिटल ए। सर अरोड़ा जी, मैंने पहले भी मेरे को क्या सूट करता है या आपको क्या सूट करता है, इस पे ना जाकर हम ये कहें कि कानून में क्या लिखा है। सर मुझे सूट क्या करता है, मुझे तो सूट करता है टैक्स ही ना दिया जाए, लेकिन जो टैक्स कलेक्ट करेंगे वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और इक्विटी के बेसिस पे तो टैक्स कलेक्ट करेंगे। आप क्या ऐसा प्रोविजन लेकर आएंगे जो कि आप एक तरफ तो कहते हैं बेनिफिट दिया, अब जैसे आपने 43B का वो गुड लक काइनेटिक का केस बताया, दैट इज वेरी मच करेक्ट कि अगर आप गलत फायदा उठा रहे हैं एक बेनिफिशियल प्रोविजन का और आप अपना टैक्स पे नहीं करते और यहाँ पर आकर आप बिल्कुल बाहर क्लीन स्वीप हो जाते हैं तो वो सही नहीं है। तो सिमिलरली जब कोर्ट ऑफ लॉ इस बात को परसीव करेंगे तो मेरा पर्सनल व्यू तो ये है कि द लार्जर पर्सपेक्टिव ऑफ इशुएंस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोविजन शैल कम इनटू प्लेस एंड दिस स्मॉल nitty-gritty of 145 you have only one basis 145 capital A and 145 capital A to ICDS is also my base. सर ICDS सर हमें आगे बढ़ना चाहिए। आई थिंक हम लोग को उस पॉइंट से आगे बढ़ना चाहिए। लोग भी कह रहे हैं कि अब हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए। लेट अस कंक्लूड। लांबा जी ने पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये रखा था कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्नओवर। सो सेक्शन 44 AD सेज अबाउट द टोटल टर्नओवर और द ग्रॉस रिसीट्स, एंड व्हाट does this means that the amount has been received from the client in respect of that particular previous year, and what's the gross receipt are the amount received from the client for the service provided or to be provided, but the onus of proof is on the assessee itself. It is his duty to prove the turnover. If the assessee is not maintaining the books of account, then it will be very difficult to prove कि सेल का पार्ट क्या होगा या नहीं होगा। अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट से ही पता लग जाएगा कि टैक्सेशन का पार्ट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनता। सो हिमांशु जी, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को हम टेकअप करते हुए कंक्लूड करना चाहेंगे। सर क्वेश्चन नहीं, हम लेते जाते हैं, आप देखते जाएं जहां आपको आंसर देना हो। जी, व्हाट विल बी द बेसिस ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट? किस थ्रेशोल्ड लिमिट की बात कर रहे हैं आनंद जी? मुझसे सवाल नहीं पूछे गए हैं। आप सर जनमत के साथ थे ना, हम जनमत के अगेंस्ट थे। सर मैं जनमत के नहीं, मैं विजडम के साथ जा रहा हूं सर। मैं एक्चुअली इंटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट के साथ जा रहा हूं सर। कोई भी कानून अनजस्ट अनइक्विटेबल नहीं हो सकता। अगर वो होता है तो आपने बिल्कुल सही कहा कि कानून बनाने की पावर कोर्ट के पास नहीं है, लेकिन इंटरप्रेट करने की पावर सिर्फ उन्हीं के पास है। बिल्कुल सर, एग्री। सर आज क्वेश्चन नहीं लेते हैं इसलिए कि ये जो क्वेश्चन से अलग तरह का है। प्रवीण जी, मैं एक ये भी चाहूंगा कि राजेंद्र अरोड़ा जी भी हमारे NIRC मेंबर हैं, आप NIRC का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इस मैटर को हम क्यों ना बोर्ड को ही कहें कि क्लैरिफाई कर दे। जब इतना डिस्प्यूट है कि बोर्ड आए और इसको क्लैरिफाई कर दे कि नहीं पार्ट होना। दिस मैटर हैज बीन रेज्ड ऑलरेडी एंड इट इज ऑलरेडी बीन सॉट। जब ये क्वेश्चन आपसे मेरा डिस्कशन शुरू हुआ, मैंने तभी अपनी रिसर्च शुरू कर दी थी सर इसके ऊपर, और दिस मैटर हैज ऑलरेडी बीन टोल्ड टू द बोर्ड फॉर क्लैरिफिकेशन। और लेकिन सर मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी पर्सनल व्यू क्या है। मैं इस मामले में एज अ सब्जेक्ट स्टूडेंट मैं बहुत केयरफुली ट्रीट करता हूं। जहां भी मैटर कंटेंशियस हो, जहां भी मैटर टैक्स पेयर के बेनिफिट में ना हो और आपके पास रीजंस हो उनके उसको बेनिफिट देने के, एज अ रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल मुझे कभी भी मैटर को अदर साइड फ्लिप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इट गिव्स एन हिंट टू द डिपार्टमेंट आल्सो मेनी टाइम्स टू एक्चुअली ट्रीट इन अ डिफरेंट मैनर, ऑल्दो दैट इज नॉट एट ऑल इंटेंशन ऑफ द लॉ, बट इन ऑर्डर टू जस्ट एक्चुअली हाईलाइट वन वायर्स ऑफ द लॉ, मैं अगर उसको फ्लिप करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे वो प्रोफेशनल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के ही अगेंस्ट जाता है सर इवेंचुअली। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेटिव
मैं इसको बहुत हाईलाइट नहीं करूंगा, और मेरा तो पर्पस सिर्फ एक ही है कि कानून जो है कभी भी टैक्स के ऊपर टैक्स कलेक्ट करने की इजाजत नहीं देता। कानून मेरा कभी भी यही टैक्स ओपिनियन के है कि ऊपर टैक्स पे इनकम टैक्स लगाने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं तो कोई यही भी कानून बन जाए। आपकी अरोड़ा जी फिर वहीं पे आ रहे हैं, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं कलेक्ट हो रहा, टैक्स कलेक्ट करने का मैनर बताया जा रहा है, क्योंकि ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है। मैंने जब आपको कह दी किताब बनाई तो एक्चुअली नहीं होना, मैं तो सिर्फ इसी के लिए कह रहा हूँ। अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है तो सारी रिसीट्स जो बैंक में क्रेडिट हो रही है उस पर टैक्स लगा दो, प्रिजम्पशन ही तो है। फिर आप किसी को छोड़ रहे हैं, किसी को जोड़ रहे हैं। प्रिजम्पटिव क्या है सर? प्रिजम्पटिव टर्नओवर है। अच्छा मनोज सर, अब इसको रोकते हैं, प्रवीण सर इसको आगे नहीं ले जाते हैं, और प्लीज इस पे अब यहीं पे रोकते हैं। आपके हिसाब से सर कंक्लूड क्या है? राजेंद्र सर सबका एक रिमार्क्स लेंगे, काम खत्म। इसके अलावा मेरा कंक्लूजन ये है जी, when I would require to present this particular situation in the court of law, I would merely be going on one, that any beneficial provision cannot result into this additional taxes to the taxpayer. Second, सर एक सेकंड सर, मैं तब तक जो पार्टिसिपेंट बस 100 लोग देख रहे हैं, आप प्लीज अपना भी ओपिनियन देते रहे प्लीज सर। सर सॉरी सर, राजेंद्र सर आप कमेंट करते रहे। Second, first, I don't think that any beneficial provision would be interpreted like this. Secondly, I also have a strong disagreement in terms of the fact that 145 capital A would be applicable for 4480. When there are no books of account maintained, when there are no valuation is required to be done, it is purely presumption, and presumption right is given to the taxpayer itself. The government is not intervening. It is a self-assessed tax, and the government is not intervening, and the purely right to the taxpayer given for assessing his own turnover. Then, and any tax which is to be imposed or levied under Income Tax Act, corresponding tax which actually gives power to collect this GST does not make that tax as the aggregate turnover. So resultantly, that aggregate turnover which is to be taxed under income tax would again not be including any GST part of it. This is my final submission. ठीक है, लांबा जी सर कंक्लूड कर। सर मेरा ये मानना है कि 145A जो मैंने शुरू से बोला वो बड़ा क्लियर है। अगर स्टिल हमें ये डाउट है तो 145 के अगेंस्ट रिट डालनी चाहिए कि वो टैक्स पे टैक्स क्यों लगा रहे हैं। हर छोटी सी बात के लिए हम डेट ना बढ़े तो हाई कोर्ट में रिट डाल देते हैं। ये तो मुद्दा ही इतना बड़ा है। अगर हमारे हाथ अन्याय हो रहा है और जो लॉ में उन्होंने क्लियर लिख दिया है तो वी शुड फाइल रिट अगेंस्ट दैट, और वी हैव टू कम टू सम कंक्लूजन। तो क्यों ना हम अपने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जहां भी रिट डाल सकती है, वकील लोग ज्यादा जानते हैं, तो वहां डाल के इसको कंक्लूड करें। क्योंकि अगर एम्बिगिटी रहेगी तो आने वाले टाइम में लिटिगेशन बढ़ेगी, ये मेरा विश्वास है। राजेंद्र जी अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, क्योंकि राजेंद्र जी जनरल व्यू रख रहे हैं कि टैक्स पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। मैं वो बता रहा हूँ जो कानून ने लिख दिया है, जो लिख दिया है उसको बताया, तो उसको कानून ही रिलॉज करेगा या हमारे जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि ये कैसे होना चाहिए। 145A में है, ये क्लॉज डिलीट होनी चाहिए। थैंक यू लांबा जी एंड थैंक यू राजेंद्र सर, आपने अपना पॉइंट रखा। कहीं ना कहीं अरोड़ा सर की बात भी और लांबा जी की बात अपनी अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे है और अपनी अपनी ओपिनियन है। जैसे कि राजेंद्र सर ने कहा कि टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। सिमिलरली सेक्शन 15 ऑफ द CGST एक्ट के तहत वैल्यूएशन के अंदर टैक्स का पार्ट वो एक टैक्सेबल पार्ट नहीं बनता उसका। सिमिलरली जो लांबा सर ने कहा कि सेक्शन 145 के तहत जो ग्रॉस रिसीट्स और टर्नओवर है दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग, और जो मैं अपने क्लाइंट से रिसीव करता हूं वो उसके अंदर इंक्लूड होगा, एक्सेप्ट जो मेरी कैपिटल या लोन जो पार्ट है उसको छोड़ करके। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बट ऑल्सो देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ टाइम। और जो लांबा सर की जो बात थी उससे रिलेटेड कि रिट जरूर फाइल होगी और उसके ऊपर हमारा वर्क किया जाएगा। मैं अमन सर को केवल कमेंट कर दूं। अमन सर आप ना लास्ट वीक का स्ट्रीम सीरीज देखें टैक्स फॉर वेल्थ पे जाके, लांबा सर का पूरा डिटेल डिस्कशन है 44AD का, उस पे 1 घंटे का पूरा सर का लेक्चर इसी पे है। आपको डिटेल वहां पे मिल जाएगा। टैक्स फॉर वेल्थ पे जाएं, आपको वहां पे दिख जाएगा। प्रवीण सर प्लीज। एक मेरे पास सामने क्वेश्चन आ रहा है सर, फाइनली 44AD का क्या करना है? कहीं ना कहीं
44AD में बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनती, और जब बुक्स ऑफ अकाउंट आप जीएसटी एक्ट में बनाते हो और जब ITR 4 के अंदर जीएसटी की इंफॉर्मेशन जब आप देते हो, तो कहीं ना कहीं अगेन मैचिंग और मिसमैचिंग आती है मेरे सामने। तो कंक्लूजन आपके सामने है, वो आपको डिसाइड करना है। दिस इज नॉट अ लीगैलिटी, वी आर हियर ओनली फॉर द नॉलेज पर्पस, एंड द वीडियो इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ legal advice. So take your opinion and take with your own consultant. Over to Himanshu. Actually, take opinion from Lamba Saab in person. अरोड़ा सर सर वो बात सही है, और मेरे पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है, मैंने तो कानून बताया हर क्या लिखा है। ठीक है सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मनोज सर ने जो कहा 100% एक्ट की बात करते हैं, लेकिन क्या है ना, जो मैं इतने दिन में मैं अपने 1 मिनट रिमार्क्स दे दूं कि जो मेरा मानना है जो इंडस्ट्री करती है हमें वही करना चाहिए। इवन लॉ को अगर हम बहुत जगह हमें सिखाया गया है कि जब इंडस्ट्री किसी नॉर्म्स को मानने लगती है ना, तो उसको भी एक तरह से बाय डिफॉल्ट लॉ ही मान लिया जाता है। मतलब मैं ओवरऑल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक हम जब पढ़ते थे तो मुझे जो सीनियर थे हमेशा यही चीज कि अगर कोई काम इंडस्ट्री कर रही है और हर कोई कर रहा है, उसके बहुत एग्जाम्पल भी है, मैं उस पर अब नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उसका पर्पस यही होता है कि वायलेशन ऑफ लॉ नहीं था, वो एक पैटर्न था इंडस्ट्री को एक्सेप्ट करने का। इसकी वजह से जो लांबा सर कह रहे हैं लीगली राइट है, उनके जो पॉइंट है वैलिड है, लेकिन प्रैक्टिकली जो रविंदर सर कह रहे हैं वो भी सही है। तो आपके ऊपर है, कहीं कोई गलत नहीं है, लेकिन टैक्स पे टैक्स नहीं होना चाहिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डबल टैक्सेशन है और दोनों बात आप फिर से टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये टेक्निकली नहीं होना चाहिए। लॉ का एक लूप होल है जिसपे हमने बात किया है, हमारा कोई और पर्पस नहीं था। दोनों लोगों ने बहुत अच्छे से पॉइंट रखे और एक आपको अलग तरह का इंसाइट देने की हमने कोशिश की, इसके अलावा हमारा कोई पर्पस नहीं था। मनोज सर बहुत बहुत थैंक यू, राजेंद्र सर बहुत बहुत थैंक यू, प्रवीण सर बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते एक रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें टैक्स फॉर वेल्थ को, और जो भी आपको लगे कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।